अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब ये लेक्चर वन का कुछ हिस्सा रह गया था, उसको मैं ज़रा बता देता हूँ। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? डिडक्टिव रीजनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रीचिंग अ कंक्लूजन बाय अप्लाइंग जनरल assumptions, प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल्स। ये जितना भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा इनकी एग्जांपल्स, ठीक है? इसकी जो एग्जांपल्स वगैरह। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या क्या कह रहा है? ये एक प्रोसीजर है, ये एक प्रोसेस है। क्या है? हम कंक्लूजन कैसे ड्रा करते हैं? बाय अप्लाइंग जनरल assumptions कुछ करते हैं, या किसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, या किसी प्रिंसिपल को। ठीक है स्टूडेंट? अनदर टाइप ऑफ रीजनिंग इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग. Deductive reasoning is distinguished from inductive reasoning in that it is the process of reaching a conclusion by applying general principle and procedure. इनमें डिफरेंस क्या है कि जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो किस चीज को फॉलो करती है? बाय अप्लाइंग जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर को। लेकिन जब हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करेंगे तो उसमें इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं था। ठीक है स्टूडेंट? उसमें हमें कोई क्राइटेरिया नहीं बताया जाता, हम खुद ही सोचते हैं, खुद ही डिसाइड करते हैं। लेकिन इसमें क्या कहता है? कहता है कि आपको पहले कोई प्रिंसिपल बता दिया जाएगा या कोई प्रोसीजर दिया जाएगा, ठीक है, फिर आप ऑनवर्ड कुछ करेंगे। इसकी एग्जांपल जरा देखते हैं स्टूडेंट। मैंने क्या कहा था कि इसकी एग्जांपल डिडक्टिव रीजनिंग की वही एग्जांपल को करेंगे जो हमने इंडक्टिव रीजनिंग में बताया। मैं सिर्फ क्यों इस एग्जांपल को लिया, थोड़ा डिफरेंस आपको क्लियर हो, सेम एग्जांपल का डिफरेंस क्लियर हो। ठीक है? अब इसको देखेंगे। यूज डिडक्टिव रीजनिंग टू शो डेट द फॉलोइंग प्रोसीजर प्रोड्यूसेस अ नंबर डेट इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। इसमें भी हमने यही कंजक्चर एस्टेब्लिश करना है जो पीछे किया था, लेकिन इसमें क्या है? प्रोसीजर बता दिया। ठीक है स्टूडेंट? उधर भी प्रोसीजर बताया हुआ था, सारा कुछ था, लेकिन क्या कहा था कि डिफरेंट नंबर्स को चूज करें, ट्राई करें आप खुद, क्या वाकई ये कोई कंक्लूजन अप्रोच करता है कि नहीं। लेकिन इधर वो क्या कह रहा है कि प्रोसीजर ये है। ठीक है? क्या कह रहा है? फॉलोइंग प्रोसीजर प्रोड्यूस, वो खुद ही बता रहा है, प्रोड्यूस अ नंबर डेट इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। तो प्रोसीजर ये है। समझ आ गई स्टूडेंट? इसमें यही डिफरेंस है। इधर उसने खुद ही प्रोसीजर बता दिया है, और क्या कह रहा है कि वो इस तरह का नंबर प्रोड्यूस करेगा। तो हम क्या करते हैं? पिक आ नंबर। पिक आ नंबर, हम इसकी जगह पे लेट कर लेते हैं एन। एन रिप्रेजेंट द ओरिजिनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट? अब उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई द नंबर बाय 8। उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर लिया। फिर उसमें ऐड 6 किया तो उसमें ऐड 6 कर लिया, जो भी प्रोडक्ट आई थी। अब फिर क्या कहता है? डिवाइड द सम बाय 2। उसको आपने 2 पे डिवाइड कर दिया, कर लिया। ये हमारा आंसर ये आ गया। सब्ट्रैक्ट 3, उसी में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आ रहा है? 4n। कि मतलब ये है कि जो भी आप n लेंगे उसी का क्या है? 4 टाइम्स वो निकाल देगा। तो we started with n and ended with 4n. The procedure given in this example produces a number that is 4 times the original number. क्योंकि हमने वही कंजक्चर इधर भी ड्रा किया, लेकिन इधर क्या था? प्रोसीजर बताया हुआ था। ठीक है? लेकिन वहां पे क्या था? प्रोसीजर थोड़ा सा मेंशन था, लेकिन वो क्या कह रहा था? पिक एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। और फिर जब आप उन सारे नंबर्स में से उनको करते जाते हैं, फिर कोई निकलता है ना कंक्लूजन, अगर तो वो सेम आ जाता है, तो वो ही हमारा इंडक्टिव अप्रोच है, वही हमारा रिजल्ट है। ठीक है? लेकिन इधर उसने हमें एक लैदा सिनेरियो दिया है, तो यही इसमें डिफरेंस है। ठीक है? इसमें हमें क्या है? इसकी डेफिनेशन को आप देखेंगे तो ये उसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट? नेक्स्ट में देखें, थोड़ा सा ये आर्गूमेंट्स दिए गए हैं, इनको जरा इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच से देखते हैं। डिटरमाइन टाइप्स ऑफ रीजनिंग, whether each of the following arguments in is an example of inductive reasoning or deductive reasoning. इसको जरा देखते हैं। ड्यूरिंग द पास्ट 10 years a tree has produced plums every other year. क्या कहता है? पिछले जितने भी 10 साल गुजरे हैं दौरान, 10 सालों के दौरान एक दरख्त है जो कि क्या हर साल कुछ ना कुछ चीज प्लम्स प्रोड्यूस कर रहा है। लास्ट ईयर द ट्री डिड नॉट प्रोड्यूस प्लम्स। कहता है पिछले साल उसने ना ये प्रोड्यूस नहीं किए प्लम्स। सो दिस ईयर द ट्री विल प्रोड्यूस प्लम्स। अब यहाँ पे ना क्या कह रहा है? हम शक में हम पड़ गए हैं। कह रहा है पिछले 10 सालों में ये था, लेकिन और हर साल एक ये प्रोड्यूस करता रहा है। ठीक है? ये जनरल चीजें लिखी हुई हैं। फिर क्या है? लास्ट ईयर
द ट्री डिड नॉट प्रोड्यूस प्लम्स। कहता है फिर लास्ट ईयर जो है उसने प्लम प्रोड्यूस नहीं किया, सो दिस ईयर द ट्री विल प्रोड्यूस प्लम्स। और उसने कंक्लूजन क्या ड्रा किया कि दिस ईयर वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्लम्स। ये कौन सी अप्रोच लगी हुई है? यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है। क्यों इंडक्टिव रीजनिंग है? क्योंकि यहाँ पे उसने ना कोई ऐसी स्पेसिफिक बात नहीं की, खुद से आम बातें उसने की हुई हैं, तो हम उन्हीं बातों को देख के एक कंक्लूजन वहां से ड्रा कर रहे हैं। ये चेंज भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये जो उसने बात लिखी है, सो दिस ईयर द ट्री विल प्रोड्यूस प्लम, हो सकता है वो फिर ना प्रोड्यूस करे। ठीक है, लेकिन हमने हमें पूछा ये गया कि यहाँ पे कौन सी अप्रोच लगी गई है, यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग वाली लगी है। ठीक है, इधर जरा देखिए, कहता है ऑल होम इम्प्रूवमेंट कॉस्ट मोर देन द एस्टीमेट। ये बड़ी वैलिड बात उसने लिखी है। कहता है जितने भी इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट आती है ना होम्स की, जितना हम एस्टिमेट करते हैं उससे ज़्यादा ही लग जाते हैं पैसे। ये पहली लाइन, ये उसने खुद ही आंसर पहले लाइन में बताया। फिर क्या कहता है, अपनी बात करने लगा, कहता है द कंट्रैक्टर एस्टिमेटेड माई होम इम्प्रूवमेंट विल कॉस्ट 35, जो अब ये 3,05,000 डॉलर इतनी कॉस्ट है। कहता है 10 माई होम इम्प्रूवमेंट विल कॉस्ट मोर देन 35,000। कहता है हो सकता है मेरे घर की भी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो। अब इधर देखेंगे तो ये पहली लाइन में उसने वो सारी बात बता दी हुई है, तो ऑफ कोर्स जो भी उसने इम्प्रूवमेंट करवानी है वो ज़ायद ही होगी, क्योंकि हमने तो इस असूल को पहले गिवन दे दिया गई है ना, बात पहले बता दी गई। तो हम इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि हमारी भी जो इम्प्रूवमेंट के जो चार्जेस होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग है। ठीक है स्टूडेंट, के क्यों पहले उसने एक कंक्लूजन पहले ड्रा किया हुआ था, एक पहले उसने स्पेसिफिक स्टेटमेंट एजम्पशन कर दी थी, उसी को दे के फिर हमने अपना एज्यूम कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, ये डिडक्टिव रीजनिंग है। अब नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग? इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव रैशनल थॉट्स अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू कम टू अ डेफिनेटिव कंक्लूजन। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? कहता है ये एक एक्सटेंसिव रैशनल थॉट्स जो होते हैं अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, पक्के किसी सब्जेक्ट के बारे में पक्की एविडेंस आपके पास मौजूद हो। ठीक है, पक जो भी आपने कंक्लूजन निकालना चाहते हो किसी चीज़ का, तो क्रिटिकल थिंकिंग उसमें क्या है कि आपको उसके एविडेंस का पक्का पता हो, उसकी लॉजिक जो लगाई है आपको 100% श्योरिटी हो। समझ आ गया स्टूडेंट? और फिर आपको ये भी एक्सपेक्टेशन हो कि जो इसमें से अब मैं आउटकम्स निकलेंगी वो पॉजिटिव होंगी, जो मैं डिसीजन निकालूंगा वो ठीक होगा। तो इस तरह की जिस पे आपको कंप्लीट कमांड आ जाए थिंकिंग के ऊपर, तो इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है रैशनल थॉट्स। ये क्या होती हैं? रैशनल थॉट्स इन्वॉल्व कंसिडरिंग एविडेंस। आप किसी सामने एक एविडेंस को देख के वो कंक्लूजन ड्रा करें, आपके पास उसके दलाइल मौजूद हों। ठीक है, एनालाइजिंग ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन मुख्तलिफ हों, उनको आप देखें। एंड मेकिंग डिसीजन, डिसीजन करें डेट आर लॉजिकल, वो लॉजिकल होने चाहिए। वेल इन्फॉर्म्ड हो एंड लाइकली टू लीड अ पॉजिटिव आउटकम। और वो किसको अप्रोच करता हो? पॉजिटिव आउटकम्स को अप्रोच करता हो। तो रैशनल थॉट की बात समझ आ गई है, वो इस तरह की चीज़ें उसमें हो। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। अब इसकी नेक्स्ट एक रैशनल थॉट्स की ना मैं आपको एग्जांपल ज़रा बताता हूँ, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाना है। फॉर एग्जांपल, कहता है जी, मैं कहता हूँ जी ट्रैवलिंग प्लानिंग करनी है, ट्रैवल करना है, उसके लिए प्लान करना है। तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये, यू आर प्लानिंग अ वेकेशन एंड डिसाइडिंग बिटवीन मल्टीपल डेस्टिनेशन। ठीक है, हम एक ट्रैवल प्लानिंग करना चाह रहे हैं। तो क्या कह रहा हूँ कि जी सिचुएशन ये है कि हमने वेकेशंस में जाना है और मुख्तलिफ डिसाइड ये कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हम जाएंगे। तो रैशनल थाट उसमें क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके मतलब कि प्लानिंग के लिए से पहले क्रिटिकल थिंकिंग जो करना चाह रहे हो उसमें रैशनल थाट क्या है? I will compare the costs, travel time, and activities available at each destination. By weighing these factors, I can choose the location that best fits my budget and interest, ensuring a satisfying trip. अब ये सारी चीजें जब आप अपने ज़हन में पहले रखेंगे, तो श्योरिटी ये है, ज्यादा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ मैन के मुताबिक ह्यूमन जो श्योरिटी है वो यही हो सकती है कि अगर इन चीज़ों को अगर हम पूरा करते हैं, जो अल्लाह चाहते हैं वो ना तो वो ही है, लेकिन जो हमारी
जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, उनको अगर हम फुलफिल करते हैं तो हमको यही एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी जो ट्रैवल प्लानिंग है वो बेस्ट हो सकेगी। तो अब बात समझ आ गई क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है। तो आपने जब भी सोचना है तो आपके पास एविडेंस मौजूद हो, मुख्तलिफ ऑप्शंस को देखें, फिर कोई डिसीजन लॉजिकल करें। ओके जी स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मेरा क्वांटिटेटिव रीजनिंग की जो डेफिनेशन है उस पे होगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होता है, क्योंकि अभी हमने रीजनिंग का लेक्चर, इसीलिए मैंने ये सारा इधर पढ़ाया है जो पिछला। फिर हम देखेंगे जी इसमें क्वांटिटेटिव स्किल्स क्या होती है। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।